नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा। आज हम आपके सामने उदीयमान भारत एवं शिक्षा से इकाई 4 और ब्लॉक 2 से रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रकृतिवाद विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, किसी भी शिक्षाविद, दार्शनिक, महापुरुष के विषय में चर्चा करने से पूर्व हम उसके शैक्षिक अवदान को जान लें। यह बड़ा ही ऐसा विषय है कि इसको जान लेने के पश्चात ही उस पर अगर बात करेंगे तो बातें थोड़ा स्पष्ट हो पाएंगी। जहाँ तक बात है रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान शिक्षाविद, दार्शनिक, कवि, चिंतक, और सबसे जो उनका उज्जवल पक्ष था वह सृष्टि और प्रकृति से उनका जो अपना तालमेल था, उसी से चीज़ों को उन्होंने सीखा और फिर वही ज्ञान उनका पुष्पित और पल्लवित हुआ, जो भारत के लोगों को और दुनिया के लोगों को उन्होंने अपने ज्ञान से प्रभावित किया। कहना नहीं होगा कि हम लोगों के बीच विश्व पटल पर सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अतीत को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के उदारवादी विचारों को, भारत के व्यक्ति की गरिमा को, एक राष्ट्र के रूप में भारत को उन्होंने प्रतिबिंबित करने का, अपने साहित्य के माध्यम से प्रतिबिंबित करने का अवसर मिला। और उनकी रचना गीतांजलि पर उन्हें 1913 में जो सम्मान मिला, नोबेल प्राइज, उससे देश की और समाज की, राष्ट्र की, सबकी गरिमा बढ़ी और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को लोगों को जानने में बड़ी सहायक हुई। हम बात करेंगे आज की एक शिक्षाविद के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार का कौन सा अवदान दिया। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि शैक्षिक दर्शन की जो रूपरेखा उनके मन में बनी थी, वह किन बातों को लेकर टैगोर के शैक्षिक, जहाँ मन निर्भय हो, सिर ऊंचा रखा जा सके, अर्थात मनुष्य की गरिमा बनी रहे। आज से 100 साल पहले भारत और दक्षिण एशिया में या पूरे दुनिया में जो जिस तरह का औपनिवेशिक प्रबंध था, यूरोप के लोगों ने पूरी दुनिया में अपने हिसाब से शासन स्थापित किया था। औपनिवेशिक काल था उनका, केवल और केवल शोषण और दोहन, यह पूरी दुनिया में यह कार्यक्रम, और पूरी क्रूरता के साथ, चाहे वो भारत हो चाहे अन्य देश हो, सबके साथ उन लोगों ने इसी तरह का व्यवहार किया। अब ऐसी परिस्थिति में वहाँ रहने वाली जनता, वहाँ रहने वाले लोग के मन में एक भय था। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजों के उनके औपनिवेशिक काल में ही शुरू हुआ, ये भय तो कम से कम भारत में उसके पहले लगभग 800-700 साल तक जिस तरह के शासकों का आतंक था, जिसमें सल्तनत काल के लोग थे, मुगल पीरियड के लोग थे। कहने का मतलब कि 1192 से लेकर और 1707 तक जो आतंक था वो तो अलग तरह का आतंक था। वो भी, वहाँ भी निर्भयता नहीं थी, वहाँ भयमुक्त समाज नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के आने के बाद उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया।
परिवर्तन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, बल्कि उसके तरीके बदल गए। लोगों को प्रताड़ित करने के तरीके अंग्रेजों ने बदल दिया। उसके पहले प्रताड़ना तो थी, वह सीधी सीधी प्रताड़ना थी, धार्मिक प्रताड़ना थी, वैयक्तिक प्रताड़ना थी, सामाजिक प्रताड़ना थी, तमाम तरह के आर्थिक प्रताड़ना थी, तमाम तरह के टैक्स लगाए जाते थे। ऐसा नहीं कि मुग़ल पीरियड ख़त्म हो गया, सल्तनत पीरियड ख़त्म हो गया तो भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत सा बड़ा परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तरीके बदल गए प्रताड़ना के। भारतीय जनता के साथ पीड़ा उसी तरह बनी रही, कमोबेश एक तरह की पीड़ा बनी रही बात, तो उसी को आधार बनाकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मन निर्भय हो, व्यक्ति के अंदर भय का वातावरण नहीं हो और आदमी की, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। दूसरा है जहां व्यक्ति स्वतंत्र हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो। हम उस समय परतंत्र थे, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी सूक्ष्म स्तर पर सोचेगा उसके मन में यह बात तो आएगी ही आएगी कि हमें स्वतंत्रता मिले। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र, जहाँ संसार के निवासी आपस में बटे न हो, ये तीसरा है। मतलब वह विखंडन नहीं चाहते थे, पूरी मानवता को एक साथ जोड़ कर रखना चाहते थे। व्यक्तियों का व्यक्तियों से संबंध वो चाहते थे। तनाव, दुराव इस तरह की मन में उनके बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन दिनों समाज हमारा टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था और उसको उस समय के शासकों ने बांटने का खूब प्रयास किया। अगला है जहाँ कथन में गंभीरता तथा सत्यता, मतलब हम शिक्षा की बात जब करें, समाज की बात जब करें तो कथन में गंभीरता हो, यही हल्की फुल्की बातें सदैव चलती रहे, ऐसा नहीं मानना था उनका। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बातों में गंभीरता हो और सत्यता हो, उसके स्रोत ज्ञात हो, रेफरेंस हो उसके। आगे जहाँ प्रकृति के अस्तित्व पर बुद्धि का राज न हो, जहाँ प्रकृति के अस्तित्व पर बुद्धि का राज न हो। आगे हम देखते हैं टैगोर के शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। टैगोर का शैक्षिक दर्शन लगभग सभी दर्शनों का मिला जुला रूप है। टैगोर का कहना है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो व्यक्ति को सृष्टि से जोड़े। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रकृति को बचाने के, अपने नदियों को बचाने के, अपने पहाड़ों को बचाने के, अपने वृक्षों के बचाने की। जहाँ तक उस समय की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के अंदर, शिक्षा में इसको समाहित करने की बात की और पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपने के साथ, व्यक्ति के साथ, शिक्षा और व्यक्ति का आपस में जो सामंजस्य हो, एक दूसरे से उनका संबंध बना रहे, ऐसा उनका मानना था। आगे देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी प्रकार की शिक्षा के बारे में हमें जो, हमारे समाज में जो उनका जो अवदान हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट है शारीरिक विकास। मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अब वह स्वस्थ रहने के लिए आपको तमाम और कार्य करने पड़ेंगे, जिसकी चर्चा उन्होंने विशद रूप से अपने कार्यक्रम, अपने पाठ्यचर्याओं में की है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी उनके लेख और संबोधन हुए हैं, वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी बात की है। दूसरा है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास से आशय है कि हम उन अनुभवों से विद्यार्थियों को गुजारें, उन कार्यकलापों से विद्यार्थियों को गुजारें, ऐसे करिकुलम हम विकसित करें
जिसमें प्रकृति में आज तक मनुष्य जो है वो इसी प्रकृति से सीखता है। इसी प्रकृति में तमाम ऐसी शिक्षा है जो हमें प्राप्त होती है इसी प्रकृति से। तो उनका कहना था कि बौद्धिक विकास करने के लिए, इस विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए हमारे क्रियाकलाप इस तरह बनाए जाए, इस तरह विकसित किए जाएं कि हमारी प्रकृति से जुड़े हों। प्रकृति को छोड़कर हम उसके इतर जाकर कुछ इस प्रकार का न करें जिसमें कृत्रिमता हो। आगे वाला नैतिक विकास, हमारे अतीत में हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में नैतिकता को बड़ा बल दिया गया है और उस नैतिकता में हमारे धार्मिक ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों के कार्य व्यवहारों ने, हमारे पूर्वजों की जो गतिविधियां समाज में रही हैं उनके द्वारा जो हम सीख पाते हैं नैतिकता की, वह हमारे शिक्षा में लागू की जानी चाहिए। आध्यात्मिक विकास केवल कोरी शिक्षा, मात्र शिक्षा सूचना की तरह विद्यार्थी को दे दी जाए और वह सूचना उसके पास आए, उसको ज्ञान में परिवर्तित करने, और ज्ञान में परिवर्तित करने से मतलब कि उसको उसके अध्यात्म से जोड़ना। विद्यार्थी को आध्यात्मिक ज्ञान हो। कहने का आशय यह कि उसे ईश्वर से, किसी धर्म विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अध्यात्म है वह किसी धर्म से अलग व्यवस्था है, उसका ज्ञान उसे होना चाहिए कि उन बिंदुओं पर वो गहन विचार करे। अच्छा, कि वह क्यों पृथ्वी पर आया है, उसके क्या निहित कार्य हैं, वह अपने जीवन को पैदा हो जाना, अपनी आयु भर जी लेना, उसके बाद चले जाना, केवल यह एक साधारण एक रेखीय जीवन न होकर उसमें उन चीज़ों को सोचने का कि हमारे आने का कोई बड़ा उद्देश्य होगा या कोई विशिष्ट उद्देश्य होगा जिसकी वजह से हमें जन्म मिला है, और वापस फिर हमारे जीवन को समाप्त होने के बाद हम क्या उन चीज़ों को, उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए जिसके लिए हम आए थे। यह धर्म से बिल्कुल अलग की बात है। व्यावसायिक विकास, भारत में उन दिनों हमारी तरह की अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध थे उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, लेकिन जो वैज्ञानिक आविष्कार और अन्वेषण हुए थे उनके द्वारा व्यवसाय, हमारे पास उस समय कुटीर उद्योग थे, भारत में विकसित उद्योग थे, बाहर से भी हमारे व्यापार और वाणिज्य हुआ करते थे, वहाँ से भी आते थे। इन चीज़ों को रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा के क्षेत्रों में समाहित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में समाहित किया जाए, इसे पाठ्यचर्या में लागू किया जाए, इन्हें पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाए। अगला है कलात्मक विकास, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की पूरे शैक्षिक दर्शन का सबसे उज्जवल पक्ष है। मूलतः वह साहित्य के किसी भी क्षेत्र को, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्षेत्र उनके किसी भी उनके कार्य से प्रभावित न हुआ हो। उन्होंने गद्य लिखा, पद्य लिखा, नाटक लिखा, पेंटिंग्स बनाई। प्रकृति प्रेम जो उनका था, उनकी कलात्मकता का स्रोत था। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं
वह शहरी जीवन पर कम आधारित हैं। वह प्रकृति की गोद में बैठकर उन्होंने जो रचनाएं की हैं और अपने परिवेश को भी उन्होंने ऐसे बनाए रखा जो प्राकृतिक परिवेश में बनी रहे। तो वहाँ उनका ये कहना था कि व्यक्ति के अंदर कलात्मकता का विकास होना चाहिए। वह और व्यक्ति और विद्यार्थी दोनों की बात वो करते हैं। व्यक्ति की बात तो जब विद्यार्थी पढ़ के आएगा, शिक्षा प्राप्त करके आएगा, तो एक व्यक्ति के रूप में उसके पास वो धरोहर रहेगी। लेकिन जब हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो उसकी कलात्मकता का ध्यान रखें, उसकी विशिष्टता का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई विद्यार्थी ऐसा है जो केवल सूचनाएं प्राप्त करके और ज्ञान प्राप्त करके आगे वो अपनी शिक्षा पूरी कर ले। कई लोग ऐसे भी होते हैं, किंतु रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि उसमें भी कलात्मकता है, उसकी जांच परख हमें करनी चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि कौन सी विशिष्टता है, उसको शिक्षा के माध्यम से उकेरना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। उन दिनों जिस तरह का तनाव व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, राज और समाज के बीच, राष्ट्र और राष्ट्रों के बीच, उनके जीवन काल में उन्होंने एक विश्व युद्ध तो देखा ही था, दूसरे विश्व युद्ध की जो आहटें थी, 45 में ख़त्म हुआ दूसरा विश्व युद्ध और 1941 में उनकी मृत्यु हुई। उसमें भी जो परिस्थितियां बनी हुई थी वह व्यक्ति से व्यक्ति को अलग करती थी, समाज को समाजों से अलग करती थी। और भारत की विशेषकर जैसी परिस्थिति थी, भारत में 1000 साल के अंदर दो दो राज सत्ताएं, भारत की अपनी जो परंपरागत शासन सत्ता थी, परंपरागत राज व्यवस्था थी, वो ख़त्म हो गई और आक्रांताओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा लगभग 1000 वर्ष तक जो शासन किया गया, उसमें आप सोच के देखिए कि किसी देश जो बहुत समृद्ध था, ऐसी स्थिति में मुगल आए जब, तो भी देश समृद्ध था, अंग्रेज जब आए तो भी समृद्ध था, लेकिन जब अंग्रेज गए तो भारत में बिल्कुल विपन्नता की स्थिति थी। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जब भारत में अंग्रेजों ने शासन सत्ता संभाली तो भारत का पूरी दुनिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 27.5% था। यह बहुत बड़ा भाग है। आज का खैर विषय ये नहीं है, थोड़ा विषयांतर है, लेकिन मैं उस समय की संपन्नता बताने के लिए यह बात बता रहा हूँ। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए 1947 में, तो भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में जो उसका भाग था वह 3% हो गया। ये सारे धन का यहाँ से शोषण होकर इंग्लैंड गया। इसके पीछे ही वह बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। मतलब हमारा जो शासक है वो हमारे बारे में या हम उसके बारे में ऐसी परिस्थिति बनाए कि दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, सद्भावना, हम उसके प्रति हमारी भावना अच्छी हो। अब राजा की भावना प्रजा पर केवल शासन करने के लिए न हो, बल्कि व्यक्ति की गरिमा को बराबर बनाए रखे, ऐसी व्यवस्था की वो चर्चा करते थे और उसको करिकुलम में लागू करना चाहते थे, उसको शिक्षा का आधार बनाना चाहते थे, उसको शिक्षा के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य में शामिल करना चाहते थे। आगे हम देखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि टैगोर ने शिक्षा को प्रकृति एवं व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से देखा तथा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अंततः कहा जा सकता है कि
रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन पर कलात्मकता का गहरा प्रभाव था। इतनी बात करने के बाद हम पहुंचे कि व्यक्ति और प्रकृति के बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पारस्परिक संबंध बनाने का प्रयास किया। ऐसी शिक्षा हम विद्यार्थियों को दें कि जिस परिवेश में वो रह रहा है उस परिवेश को विद्यार्थी समझे, उसके ताने बाने को समझे, उसकी बेहतरी के लिए कार्य करे, उसको खत्म नहीं करे, उसे समाप्त नहीं करे, उससे दोहन न करे, उसका शोषण न करे। चलिए, यह बात तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने समय में कही थी, लगभग 100 साल पहले कही थी। क्या आज आपको, हमको, पूरी दुनिया को नहीं लग रहा है कि अगर यह प्रकृति बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे? शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं है कि शिक्षा केवल कुछ गुण को बच्चों में समाहित कर दे और उसी गुण के आधार पर वह अपना जीविकोपार्जन कर ले, उसका फलक हमें बड़ा करना है। अगर हम आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, नदियों के सूखने, पर्वतों के में क्षरण, वृक्षों के कटने को कारण मानते हैं कि यह प्रकृति बहुत दिन तक नहीं रहेगी, तो यह बेवजह नहीं हुआ है। हमने रूखी सूखी सूचनाएं जो कक्षाओं में दी हैं और हमारा विद्यार्थी प्रकृति से अपने को दूर एक नई व्यवस्था जिसमें केवल सूचनाओं को आधार बनाकर वह आगे बढ़ता रहा है, उसके ठीक बगल में उसके घर के पीछे कौन सा पेड़ है, कौन सी चिड़िया उस पर आकर बैठती है, वह कहाँ से आती है, कौन से फूल खिलते हैं, किस सीजन में, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब बहुत दिनों तक नहीं रहा है। अब हमने उपेक्षा की है प्रकृति की उपेक्षा की है, तो प्रकृति में जो परिवर्तन, प्रकृति में को हम ठीक नहीं कर सकते। हम प्रकृति के एक अंश मात्र हैं। हम प्रकृति के साथ जो हमारा जो सामंजस्य है, जो संबंध है, उसको ठीक कर लें, क्योंकि मनुष्य ने ही प्रकृति का सबसे बड़ा दोहन किया है। उसी ने नदियों को जोड़ा है, उसी ने नदियों को रोका है, उसी ने पहाड़ों को काटा है, उसी ने वृक्षों को काटा है, उसी ने जंगलों को साफ किया है। इन सारी बातों पर रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐतराज़ था। उनका कहना था कि प्रकृति और व्यक्ति में पारस्परिक संबंध हो, साहचर्य हो, और हमारे जीवन, इस प्लेनेट पर जीवन होने के खतरे पूरे उत्पन्न हो गए हैं। 1.5 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा दुनिया का, तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, नदियों में जल प्लावन हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा और मनुष्य का जीवन संभव नहीं। 1.5 डिग्री से ऊपर अगर गया तो आज की परिस्थिति में जिस तरह का शहरीकरण दुनिया में हो रहा है, जैसा परिवेश बना हुआ है, जैसे संसाधन विकसित हो रहे हैं, यह अलग बात है कि उसके लिए प्रयास भी जारी है कि हम किसी भी हालत में वातावरण में जो गर्मी उत्पन्न हो रही है उसको कम करें, ताकि पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वह एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जाए। निश्चित सीमा से आगे जाएगा तो दुनिया का रहना ही मुश्किल हो जाएगा, इस प्लेनेट पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह बात विशद रूप से, विस्तार रूप से अपनी पुस्तकों में किया है और अपने शिक्षा के क्षेत्र में इसको लागू करने की बात की है। तभी वो बात कर रहे हैं कि प्रकृति और व्यक्ति के बीच में संबंध होना चाहिए। दूसरा है पॉइंट इसमें कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। सर्वांगीण शिक्षा ऐसी हो जो सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास तो एक ऐसा शब्द है जिससे हम मान लेते हैं कि उसका सब पक्ष विकसित हो जाए। सब पक्ष
विकसित हो जाए, मतलब वह नैतिक भी हो जाए या बौद्धिक भी हो जाए, आध्यात्मिक भी हो जाए, और उसमें राष्ट्रभक्ति भी आ जाए, उसमें देशभक्ति भी आ जाए, वह दुनिया में सद्भावना भी रखे, ये सारी चीज़ें सर्वांगीण विकास में आती। लेकिन उसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन था, उनका कहना था कि हम इसको जो भी शिक्षा इसको दे रहे हैं उसका प्रकृति से सामंजस्य हो। यह सारी शिक्षा प्रकृति के प्रांगण में बैठकर, प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही दी जा सकती है, जिससे प्रकृति और व्यक्ति दोनों का लाभ होगा। अंततः कहा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन पर कलात्मकता का गहरा प्रभाव था। जो सौंदर्य भाव रविन्द्रनाथ टैगोर में था, जो उनकी रचनाओं में दिखता है, जो उनके पूरे जीवन में दिखता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता के इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। एक ही बार वो मुलाकात भी हुई थी महात्मा गांधी में, और महात्मा गांधी गए थे विश्व भारती। वहाँ एक रात रुके भी, तो सवेरे दोनों लोगों को किसी कार्यक्रम में जाना था, दोनों ही आमंत्रित थे। तो महात्मा गांधी की दिनचर्या और जीवन शैली रविन्द्रनाथ टैगोर की दिनचर्या जीवन शैली से बिल्कुल अलग थी। दोनों भिन्न व्यक्तित्व के लोग थे। तो महात्मा गांधी जल्दी से तैयार हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो समय से तैयार हो गए, मैं कह रहा हूँ कि वो जल्दी तैयार हो गए। जहाँ भी जाना रहा होगा वह दूरी इतनी थी कि अगर समय से नहीं तैयार होंगे तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने वहाँ कहा कि आप शीघ्र तैयार हो जाएं और चलना है कार्यक्रम में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मुझे तो तैयार होने में समय लगेगा। तो उन्होंने कहा वो क्यों? बहरहाल वो तैयार होके आए, समय लगा भी। तो फिर से महात्मा गांधी ने जब प्रश्न पूछा कि इतना समय कैसे लग गया तैयार होने में, कहा कि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जैसा रोज मैं सबको दिखता हूं, मुझे वैसा दिखना चाहिए, वरना यह वैचारिक हिंसा होगी। मुझे देखने वाले जिस तरह देखते हैं उसी तरह देखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं जैसे तैसे कार्यक्रम में चला जाऊंगा, समय कम खर्च करके और जैसे तैसे निकलूंगा और चला जाऊंगा, तो लोगों को मेरे, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। उन्होंने ये कहा कि यह भी एक प्रकार की हिंसा है कि मतलब उसके विचारों में आपके प्रति ये होगा कि भाई रोज तो ऐसे दिखते थे, आज ऐसे दिख रहे। तो वहाँ वह कलात्मक बात कर रहे थे, सौंदर्य की बात कर रहे थे। हालांकि ये हल्के फुल्के अंदाज में कही गई बात थी, लेकिन फिर भी उसमें भी एक शिक्षा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन का जो मूल पक्ष है वह यह है कि प्रकृति से व्यक्ति का सामंजस्य हो, उसके अंदर सौंदर्य भाव हो, उसके अंदर कलात्मकता हो, उसमें राष्ट्रभक्ति हो, व्यक्ति की गरिमा उसमें बनी रहे। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।